अलबरका इंस्टीट्यूट में आपका इस्तकबाल है। मोहतरम नाजरीन, आज हम एक कंपनी का फंडामेंटली एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये एक मिड कैप कंपनी है। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन से बात बता दूं कि अगर किसी का लर्निंग माइंड सेट है तो वो इस वीडियो को देखें। अगर किसी को सिर्फ कंपनी का नाम जानना है तो मेहरबानी के साथ में वो वीडियो स्किप करे और चले जाए। सिर्फ वीडियो को वो लोग देखें जिनका मन है किसी चीज़ को सीखने का और किसी कंपनी का एनालिसिस करने का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, देखो कोई भी कंपनी जो होती है ना, असल उसका बिजनेस होता है, ठीक है। प्राइस जब बढ़ता है जबकि बिजनेस बढ़ता है। मान लीजिए अगर आपको मैं एक मिसाल बता रहा हूँ, भाई एक कंपनी है, उस कंपनी ने क्या कर रखा है कि एक दुकान, एक शॉप खोली, ठीक है, बहुत अच्छी चलती है, लेकिन वो कंपनी दूसरी शॉप नहीं खोल ली, बस जो प्रॉफिट आ रहा है ना उसको इस्तेमाल कर रही है, मज़े कर रही है। तो ऐसी जो कंपनी होती है ना, वो मार्केट के अंदर ग्रो नहीं करती, उनको लोग पसंद भी नहीं करते। एक दूसरी कंपनी है, उनका मसला क्या है कि उन्होंने एक दुकान खोली, बहुत अच्छी चली, जो इससे प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट से दूसरी दुकान खोल ली। अब जो इन दोनों से फिर प्रॉफिट आ रहा है उससे फिर उन्होंने क्या किया, तीसरी दुकान खोल ली। तो जो ऐसे बिजनेस वाली कंपनियां होती है वो मार्केट के अंदर ज़्यादा पसंद की जाती है, इसलिए कि वो कंपनी आगे बढ़ती है। तो मार्केट के अंदर एक अहम चीज़ होती है केपेक्स। केपेक्स का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मज़ीद कितना खर्च कर रही है, कितनी कोशिश कर रही है कि हमारा बिजनेस मज़ीद फैले, है ना। तो आज जिस कंपनी की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये कंपनी केपेक्स करने जा रही है। और कितना केपेक्स कर रही है मैं आपको बता दूँ। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 19,000 करोड़ का है। कितना है भाई? 19,000 करोड़ का। और कंपनी जो केपेक्स करने का जो प्लान बना रही है ना, वो कितना है? 7,000 करोड़ रुपए। यानी कंपनी 7,000 करोड़ रुपए री इन्वेस्ट कर रही है या फिर कहीं से कर्ज लेकर के उसके इंतज़ाम कर रही है और अपने बिजनेस को ना बढ़ा रही है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, फैला रही है, बड़ा कर रही है, तो जिस तरीके से उसके अंदर ग्रोथ के चांस होते हैं, वैसे ही उसके अंदर ना कुछ नेगेटिव चांस भी होते हैं। मान लीजिए कंपनी ने 100-200 करोड़ या जैसे यहाँ 7,000 करोड़ की बात है, कंपनी ने पैसे तो लगा दिया, मगर जो कॉस्ट लगाई है, जिस बिज़नेस के लिए लगाई, जो बढ़ाना चाह रहे हैं, वो उनके पास डिमांड ही नहीं आई। मान लीजिए अभी इनकी कैपेसिटी थी मिसाल के तौर पर 1 लाख कस्टमर को हैंडल करने की, इन्होंने खर्च करके 1.5 लाख कस्टमर को हैंडल करने की कैपेसिटी बना ली। अब हुआ क्या है कि इनके पास 1.5 लाख कस्टमर आ ही नहीं रहे, बस 1 लाख थे, अब 1,05,000 आ रहे। तो साहब खर्चे तो किया इन्होंने 50,000 कस्टमर के लिए और आ रहे हैं इनके पास सिर्फ 5,000 कस्टमर, समझे ना। तो जाहिर है कि वो इस तरीके का जो खर्च होता है तो फिर वो नुकसानदेह है। तो जाहिर है अगर कोई कंपनी केपेक्स कर रही तो उसके अंदर रिस्क भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो वेल प्लान वो काम करते हैं, तो फिर वो ज़्यादातर सक्सेस हो जाते हैं। तो चलिए आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो स्टील की माइनिंग भी करती है और उसको बनाती भी है, ठीक है। तो चलिए आज हम तफसील से उसको कंपनी को जान लेते हैं, कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है और क्या उसका केपेक्स का प्लान है। तो अब हम देखते हैं कंपनी का क्या चल रहा है। तो कंपनी ना मुख्तलिफ़ तरह के बिज़नेस करती है, यानी एक ही सेक्टर के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें कंपनी बनाती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपनी ये बनाती क्या क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक चार्ट आपके सामने रखा हुआ है, आप इस चार्ट को देख सकते हैं। इस चार्ट के अंदर बाकायदा तौर पर तमाम चीज़ों को 1 बाय 1 तफसील के साथ में बताया गया है कि कौन किस जगह पर कितना केपेक्स हो रहा है, कितना खर्च है, कब तक का प्लान है, इस वक्त मौजूदा कैपेसिटी इनकी कितनी है और आने वाले वक्त में ये कैपेसिटी अपनी कितनी बढ़ाने जा रहे हैं। ये हमें 1 बाय 1 इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो मैंने आपके पास एक चार्ट खोल करके रखा हुआ है और उसके बाद फिर हम एक और चार्ट देखेंगे जो कि ऑफिशियली है। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या बताया है कि आयरन आर माइनिंग, ये कंपनी की ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है जो लोहा होता है ना, लोहा। तो कंपनी ये कह रही कि हम खुद कच्चा लोहा निकालेंगे, माइनिंग करेंगे, मसलन ज़मीन से निकालेंगे। अभी इनकी मौजूदा जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वो है 2.35 मिलियन टन की, ठीक है। यानी तकरीबन 35 लाख क्विंटल की इस कंपनी की कैपेसिटी मौजूदा है। अब ये कंपनी मज़ीद क्या कर रही है, इस कंपनी का प्लान ये है कि ये चाह रही है कि 3.65 मिलियन टन की कैपेसिटी अपनी बढ़ानी चाह रही है। मतलब जितनी इनकी पहले से जो मौजूदा कैपेसिटी है ना,
ये कंपनी उससे भी ज़्यादा अपनी कैपेसिटी को मज़ीद बढ़ाना चाह रही है। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटी है, जब ये इसका काम पूरा हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो अब इनकी कैपेसिटी टोटल कितनी हो जाएगी भाई? 6 मिलियन टन हो जाएगी। मतलब पहले जो कंपनी की जो इनके पास जो कैपेसिटी थी वो थी 23 लाख टन की, और अब ये हो जाने के बाद में, एक्सपांशन हो जाने के बाद में जो कैपेसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 6000 क्विंटल की। 6000 क्विंटल माइनिंग ये कंपनी क्या करेगी। और 6000 नहीं भाई, मिलियन की बात हो रही है, तो 60,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद में ये इससे होगा क्या? इससे ये होगा, अगर ये कंपनी ये कर लेती है तो जो रॉ मटेरियल है, जो कंपनी जो बिज़नेस कर रही है उसमें जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो इस कंपनी की कम हो जाएगी। रॉ मटेरियल, चूँकि जब रॉ मटेरियल ये खुद ही ज़्यादा निकालने लग जाएंगे, अभी इनकी जो कैपेसिटी थी वो 2.3 मिलियन टन की थी, फिर इनकी कैपेसिटी बढ़कर हो जाएगी 6 मिलियन टन की। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है जब इन्हीं के पास खुद अपना ही खाम माल ज़्यादा होगा तो जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो क्या हो जाएगी? इससे कम हो जाएगी। वो कम हो जाएगी तो इसका मतलब यही है कि इनका मार्जिन बढ़ेगा और इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर रिस्क भी है, वो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूँगा। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि इन्वायरमेंट अप्रूवल जो होता है वो डिले हो जाता है। भाई आप जिस मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क की बात कर लीजिए, आप अगर वहाँ पर माइनिंग करेंगे तो हुकूमत की मर्ज़ी से करेंगे ना, हुकूमत से परमिशन तो लेनी पड़ेगी। और आपको पता है कि हुकूमत के काम कैसे होते हैं कि साहब अब उनका मन किया तो एक दिन के अंदर ही पास कर दिया, उनका मन ना किया तो नहीं किया, तो अप्रूवल डिले हो जाता है। अब मान लीजिए इन्होंने तो खर्च करके कैपेसिटी बना ली अपनी और अप्रूवल मिला ही नहीं इनको माइनिंग का, तो उस कैपेसिटी का क्या करना, क्या फ़ायदा देगा? तो जाहिर सी बात है वो उसका खर्च ही इनके ऊपर आएगा। दूसरे क्या होता है कि वक्तन फ़वक्तन जो माइनिंग करने की पॉलिसी होती है ना, वो हुकूमतों की तरफ से चेंज होती रहती है। ठीक है ना, अब अगर माइनिंग की जो पॉलिसी है वो चेंज हो गई और चेंज होकर के कोई पॉलिसी ऐसी आ गई कि जिससे जो माइनिंग करने वाली कंपनी उनको नुकसान होता हो, तो उसका फ़र्क भी इसी कंपनी के ऊपर पड़ने वाला है। दूसरा काम ये कंपनी क्या करने वाली है? ये करने वाली है क्रशिंग एंड बेनिफिशियन। ये क्या होता है? इनकी जो कैपेसिटी है ये उसके अंदर भी बढ़ाने जा रही है। ये क्या होता है कि जो खाम लोहा होता है ना, कच्चा लोहा जो होता है, उसको रिफ़ाइन करके बेहतरीन क्वालिटी का बनाया जाता है। अब अभी जो इनकी मौजूदा कैपेसिटी है वो 0.6 मिलियन टन की है। अब ये इसके अंदर जो एक्सपांशन कर रहे हैं भाई, ये बहुत बड़ा कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 5.4 मिलियन टन कैपेसिटी ये अपनी बढ़ाने जा रही है। मतलब अगर आप अंदाज़ा लगाएं ना, तकरीबन 10 गुना यहाँ पर ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। कितनी भाई? तकरीबन 10 गुना कैपेसिटी बना रहे हैं। अब इससे क्या होगा? इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये होगा इनको कि हायर ग्रेड का जो मटेरियल होता है, हाई ग्रेड का जो मटेरियल होता है वो इनके पास ज़्यादा होगा। उससे क्या होता है कि जो इस तरीके का मटेरियल होता है वो सबके पास नहीं होता। देखो कच्चा लोहा तो बहुत सारे लोग सेल कर सकते हैं, लेकिन जो हाई ग्रेड वाला मटेरियल होता है वो सबके पास इतनी मशीनें नहीं होती, ना उनके पास में इतने आलात होते हैं कि वो रिफ़ाइन कर सकें, तो वो सब सेल नहीं करते, वो कम लोग होते हैं। तो जाहिर सी बात उसके ऊपर कीमत ज़्यादा मिलती है, तो कीमत ज़्यादा मिलेगी तो उससे भी इनका जो मार्जिन होता है वो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। अब इसका जो खर्च आने वाला है, इस प्रोजेक्ट को जो बनाएंगे इसमें जो खर्च आएगा वो कितना आएगा? इन्होंने प्रोजेक्ट कॉस्ट बताई भाई 325 करोड़। ठीक है, 325 करोड़। और ये जो 325 करोड़ रुपए हैं इसमें से ऑलरेडी 175 करोड़ ये लोग खर्च कर चुके हैं इस काम में, और 150 करोड़ खर्च करने बाकी है। 150 करोड़ खर्च करने क्या है इनको बाकी है। तो उसके लिए ये क्या करेंगे? या तो जो इनके पास फंड अगर इनके पास हुआ, रिसीव इनके पास खुद के पास, तो कैश वगैरह अगर हुआ तो ये वहाँ से खर्च करेंगे, नहीं तो फिर कर्ज लेंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कर्ज वो हम आगे चल करके डिस्कस करने वाले हैं कि इनके पास पैसा है या नहीं है, ये कर्ज लेंगे तो कितना लेंगे, किस तरीके से लेंगे। उसके बाद में इनका जो तीसरा काम है वो है पेलेट प्लांट का। अब ये इसकी जो कैपेसिटी, पेलेट प्लांट क्या होता है? ये जो खाम माल होता है, ठीक है ना, उसकी प्लेट से बनती है स्टील, और वो जो प्लेट से होती हैं वो स्टील बनाने के लिए काम में आती है। अब इनकी जो मौजूदा कैपेसिटी है वो 2.7 मिलियन की है ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इनकी कैपेसिटी मतलब आप मान करके चलिएगा 27 लाख टन की है ना। 27 लाख टन की इनकी कैपेसिटी है। ठीक है, उसके बाद में अब ये जो इस कैपेसिटी को बढ़ाने जा रहे हैं तो वो 2 मिलियन टन से बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना,
यानी 2 मिलियन मसलन 20 लाख टन की इनकी कैपेसिटी मज़ीद बढ़ने जा रही है। अब अगर ये एक्सपांशन इनका हो जाता है तो साहब इनकी जो कुल कैपेसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 4.7 मिलियन टन की हो जाएगी। तो गोया जितनी कैपेसिटी इनके पास पहले थी तकरीबन उसका 80% ये और बढ़ाने जा रही है। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आने जा रही है, वो तकरीबन 600 करोड़ की कॉस्ट इनके पास आने वाली है, खर्च आने वाला है। अब इस खर्च में ऑलरेडी ये 486 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, कितने, और 114 करोड़ इनको और खर्च करने हैं, ठीक है। और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि भाई ये कंप्लीट हो जाएगा Q3 FY26, मतलब जो हमारा ये क्वार्टर पिछला गया ना दिसंबर वाला, ये कह रहे कि भाई इसमें हमारा ये पूरा हो जाना चाहिए। और ऊपर वाला जो था उसकी भी इन्होंने कंप्लीट करने का उम्मीद यहीं पर रखी थी। और जो इससे पहले वाला जिसकी हम बात कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि जैसे ही हमें इन्वायरमेंट का अप्रूवल मिल जाता है तो उससे हम 6 महीने के अंदर अंदर ये काम कर लेंगे। तो वही मैंने आपको बताया था कि भाई ये ना इन्वायरमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट वो करती है तो वहाँ से क्या होता है, परमिशन मिलती है और वो परमिशन मिलने में डिले हो जाता है। तो जब तक जैसे ही मिलेगी उसके 6 महीने के अंदर ये लोग काम कर लें, यानी गोया कि इनके पास सारी चीज़ें रेडी है। अब ये जो आयरन आर पेलेट्स जो बनेंगी, जिसको हम पेलेट प्लांट के नाम से जिसको हम बता रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो प्लेट्स होती है ना इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अब इसकी डिमांड की वजह से क्या होगा कि इनके पास अपॉर्चुनिटी खुद अपने यहाँ पर भी होगी और इनके पास एक्सपोर्ट की भी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ये चीज़ ना हर कंपनी नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, मतलब जो कंपनी जिस बिजनेस के अंदर जा रही है ना वो सब के सब प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस, अब इसके अंदर भी रिस्क ज़रूर होंगे, तो ज़रूर क्या है वो रिस्क, क्या है रिस्क, ये है कि जो पेलेट के जो प्राइस होते हैं ना वो घटते बढ़ते रहते हैं। ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल में आती है तो वो दुनिया के एतबार से वो चीज़ें उनके जो प्राइस होते हैं ना वो मैनेज होते हैं। जैसे मान लीजिए सोना है या चांदी है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। अब उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि साहब अगर एक मुल्क के अंदर से बहुत ज़्यादा तेल निकलने लग जाए, वो निकालने लग जाए तो साहब वो अकेला ही पूरी दुनिया के तेल की कीमत को कंट्रोल कर लेगा, वैसा नहीं होता है। तो वैसे ही इनके साथ भी है ना। इसी तरीके से स्टील की जो डिमांड होती है वो भी कम ज़्यादा होती रहती है। मान लीजिए अगर किसी जगह पर कोई मुल्क है वो बहुत ज़्यादा अपने यहाँ एक्सपांशन करना चाह रहे तो वहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी, कोई मुल्क करना ही नहीं चाहता वहाँ पर डिमांड नहीं होगी, तो वो भी एक मसला होता है। चलिए अब तीसरी चीज़ क्या है, SMS। ये क्या होता है, SMS का मतलब स्टील मेल्टिंग शॉप। अब ये कंपनी जो है इनके पास ऑलरेडी इसकी भी कैपेसिटी है 0.525 मिलियन की, और इसमें बहुत थोड़ा सा ये लोग एक्सपांशन करने जा रहे हैं, मतलब ये मामूली सा वो है। और इसका जो टोटल खर्च भी है वो सिर्फ 13 करोड़ का है, 2 करोड़ लगा चुके हैं और 11 करोड़ लगाने बाकी है, और Q4 के तक ये इनको उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब इससे हम अगली चीज़ देखते हैं, CRM कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड रोलिंग मिल। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनके पास अब से पहले कोई कैपेसिटी नहीं थी, पहले ये इस बिज़नेस के अंदर थे ही नहीं। अब ये बिल्कुल शुरू से इस कैपेसिटी को यानी इस बिज़नेस के अंदर आ रहे हैं, यानी ये काम भी अपनी ही कंपनी के अंडर में करने जा रहे हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो 0.7 मिलियन टन से, मतलब 7 लाख टन कैपेसिटी के साथ में ये जा रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि पहले से इनके पास कुछ थी नहीं तो बनने के बाद में इनकी वही कैपेसिटी रहेगी। इसके जो टोटल खर्च है वो 900 करोड़ रुपए का है। जाहिर सी बात है जिस बिज़नेस के अंदर बिल्कुल ये नए जाएंगे, जिसका इनके पास एक मशीन नहीं, एक कील नहीं, एक लोहा नहीं, एक कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर तो खर्च ज़्यादा आना ही है। और उसके ऊपर अभी तक इन्होंने सिर्फ 1 करोड़ रुपए खर्च किया, यानी सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है। और अभी जो सारा काम है जो सतही तरीके पर ज़मीनी तौर पर जो होना है वो सारा का सारा बाकी है। और जो उसका कुल खर्च यानी 900 करोड़ था, 1 करोड़ खर्च हो तो 899 करोड़ रुपए का भी खर्च इसके अंदर होना बाकी है। अगर ये हो जाता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो CRM होता है ना ये हाई क्वालिटी का होता है। मतलब जो हमने पहले जिसकी बात की थी ना पेलेट प्लांट की, ये उससे भी ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला होता है, उससे भी ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला। अब इसकी ये जो प्रोडक्ट है ना, जो ये बहुत ज़्यादा मार्जिन वाला होता है, हाई मार्जिन वाला प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो हाई मार्जिन वाले जैसे मैंने बताया कि जो चीज़ें ऐसी होती है उनमें एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल होता है, तो मुमकिन है कि इनको एक्सपोर्ट के भी ऑर्डर मिले। और अगर इनको इंडियन मार्केट यानी अपने घरेलू मार्केट के अंदर ही इनका माल बिकता है तो भी इनके पास आप भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छे मार्जिन वाला
प्रोडक्ट इनकी पोर्टफोलियो में आने जा रहा है। ठीक है, अब रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि इसके अंदर हेवी इन्वेस्टमेंट लगता है। देखो ज़रा सी एक मिलियन टन की से भी कम की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और खर्च कितना है? 900 करोड़ रुपए का। कितना भाई? 900 करोड़ का। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ जितनी अच्छी होगी उसका खर्च ऐसा होता है, तो इसके अंदर ना हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा वो लगेगा तो फिर इनके ऊपर कर्जा बढ़ सकता है। कर्जा बढ़ेगा तो फिर डिमांड का रिस्क अपने ऊपर इनके साथ में रहना ही रहना है। उसके बाद में अभी कंपनी एक और चीज़ के अंदर आ रही है, सोलर प्रोजेक्ट। किसके अंदर भाई? सोलर प्रोजेक्ट। इनके पास पहले से सोलर का प्रोजेक्ट है और 135 मेगावाट की कैपेसिटी इस कंपनी के पास ऑलरेडी थी और ये मज़ीद 125 मेगावाट की कैपेसिटी बढ़ाने जा रही है। अगर ये बढ़ गई तो बढ़ने के बाद में इनकी जो कैपेसिटी हो जाएगी वो 290 मेगावाट की हो जाएगी। इसके लिए कम खर्च होने जा रहा है 395 करोड़ रुपए, जिसमें 46 करोड़ रुपए ऑलरेडी लगा चुके हैं और 350 करोड़ लगना बाकी है और ये कंप्लीट हो जाएगा Q4 FY26, यानी ये मार्च तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अभी तक खबर नहीं है कि कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ। कंपनी ने कल रिजल्ट अनाउंस की है, उसके बाद देखते हैं कि मैनेजमेंट से क्या बताती है कि क्या ये काम हो गया नहीं हो गया, वो 1-2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये ना इसके अंदर मतलब ये करने जा रहे हैं सोलर प्रोजेक्ट, और सोलर प्रोजेक्ट भी 2 हैं। एक इनका पुराने वाला है जो 165 मेगावाट का था, उसको 125 मेगावाट से बढ़ा रहे हैं। दूसरा इनका एक और लगा रहे हैं सोलर प्रोजेक्ट जो पहले था ही नहीं, मतलब नया लगा रहे हैं, जो सीधा है 250 मेगावाट का है और उसका जो खर्च है वो 750 करोड़ का है। मैंने ये चीज़ पहले भी आपसे जिक्र की है कि कोई चीज़ नहीं लगेगी तो उसमें खर्च ज़्यादा होता है। 50 करोड़ ऑलरेडी लगा चुके हैं, 700 करोड़ लगाने बाकी है। मगर ये Q4 FY26 के अंदर यानी अगले साल जो मार्च क्वार्टर आएगा तब तक इनको पूरा होने की इसकी उम्मीद है। तो 700 करोड़ का खर्च यहाँ पर भी ये कंपनी करने जा रही। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि भाई कंपनी जाहिर सी बात जब इतने सारे काम इतने सारे बिजनेस चला रही है तो बिजली तो जाहिर सी बात है लोहे और स्टील के बिजनेस के अंदर तो बिजली बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो अब ये अपनी बिजली खुद बनाएंगे, इसका फ़ायदा ये क्या होगा कि जो इनका बिजली का बिल आता था वो कम हो जाएगा। तो इसका जो फ़ायदा होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? लॉन्ग टर्म होगा, लॉन्ग टर्म सेविंग हो जाएगी इनकी। जो बिजली के बिल ये मान लीजिए 20-25 साल के लिए तो ये लोग फ्री हो ही जाएंगे सोलर के, चूँकि 25 साल की तो वारंटी भी आती है ना। ठीक है, इसी तरीके से ग्रीन एनर्जी के अंदर ये लोग शामिल हो जाएंगे। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि इनिशियल कॉस्ट इनकी बढ़ जाएगी। रिस्क ये है कि इब्तदाई तौर पर इनकी जो खर्च है ना वो बढ़ जाएगा, चूँकि सोलर क्या है वो आपको रफ्ता अपना जो इन्होंने लगाया जो खर्च किया ना वो रफ्ता निकाल करके देता है। ऐसा नहीं कि साहब आप आज आपने लगाया और कल को आपको निकाल करके दे देगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है ROI जिसको हम बोलते हैं, उसको निकलने में टाइम लगता है। ये इसके अंदर रिस्क है, ये आप सारी चीज़ें जान करके चलें। उसके बाद में कंपनी क्या कह रही है कि 20 प्रोजेक्ट के अंदर भी हम शामिल हो रहे हैं। ये 20 प्रोजेक्ट भाई क्या होता है? ये होता है, इसको हम बोलते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये होता है। तो मतलब जो बिजली बन रही ना उस बिजली को अगर इस्तेमाल ना करें तो ज़ाय हो जाएगी। भाई बिजली तो बन रही, चाहे आप इस्तेमाल कर लो ये तो फिर वो ज़ाय हो जाएगी। तो उसको भी सेव करना, जैसे इन्वर्टर के अंदर हम क्या करते हैं, बैटरी के अंदर वो कैपेसिटी अपने सेव कर लेते, बिजली चल जाती है तो हमारा इन्वर्टर यानी बैटरी जो है ना वो काम करती है। तो वैसे ही उसको बोलते हैं 20 प्रोजेक्ट जो बड़ी उसके अंदर चलता है। अब इनके पास पहले से ये कुछ था नहीं, अब ये सीधा 10 गीगावाट का लगाने जा रहे हैं। तो इसका जो कुल खर्च है वो 700 करोड़ रुपए का है। अब तक इन्होंने 1 रुपया भी इसके अंदर खर्च नहीं किया है। तो खैर ये अगर हो जाएगा तो उसके बाद में इन लोगों का जो बिजली का कॉस्ट है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। उसके बाद में ये जो कंपनी है ये क्या कह रही है, एनर्जी इफ़िशेंसी प्रोजेक्ट, ये भी इनका एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा तफसील नहीं दी है और इसका 75 करोड़ का खर्च है, 60 करोड़ ऑलरेडी लगा चुके हैं, 15 करोड़ लगने बाकी है और मार्च 2026 तक ये हो जाएगा। और लिख भी दिया इन्होंने, मेजोरिटी ऑफ वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। और इन्होंने हर चीज़ के सामने ना कुछ लिखा है। ठीक है, ये देखो ये जो 20 प्रोजेक्ट हैं, 700 करोड़ का खर्च है, इसके बारे में लिखा है विल बी 100% सब्सिडी ऑफ GPL कैपेक्स टू बी फंडेड, 40% ऑफ इक्विटी एंड 60%। यानी ये कह रहे हैं कि जो ये प्रोजेक्ट में जो 700 करोड़ खर्चा आएगा ना उसका हम 40% तो हम इक्विटी के थ्रू यानी लोगों को शेयर दे करके उसके थ्रू ले लेंगे और 60% यानी जो भी इसका खर्च आएगा वो हम कर्ज की शक्ल में लेने वाले हैं। वो तमाम चीज़ अगर आप चाहें तो स्क्रीन रोक करके यहाँ पर सब का सब पढ़ सकते हैं। तो
ये कंपनी कैपेक्स करने जा रही है और ये जो सारा कैपेक्स है ना वो तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए का है। ठीक है, अभी कंडीशन ये है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इनकी पूरी हो जानी चाहिए थी, जैसे एसएमएस इन्होंने बताया Q4 तो पूरा हो गया है, यहाँ Q3 लिखा था, ठीक है ना, यहाँ भी Q3 लिखा था, वो भी आ चुका है। तो सवाल ये है कि अगर ये चीज़ें आ चुकी है तो फिर तो क्या होना चाहिए था भाई, इनका जो जो कंपनी का जो रिजल्ट आ रहे हैं ना Q3 Q4 का, उसके अंदर इसका असर दिखना चाहिए था। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या कंपनी के रिजल्ट के अंदर इसका असर दिखाए या नहीं। तो इसलिए हम चलते हैं सबसे पहले Screen.com पर और वहाँ जा करके कंपनी के बारे में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, हम रिजल्ट बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि कंपनी जो खर्च करेगी ये चूँकि इतना तो ये खर्च कर चुके हैं, इधर वाला ये वाला खर्च कर चुकी है, ये वाला खर्च होना बाकी है। तो क्या कंपनी के पास कुछ पैसा है या नहीं है, अगर कंपनी के पास कुछ पैसा बाकी है या नहीं है, अगर है तो कितना है, सबसे पहले हम ये जाकर के Screener.com पर देखने वाले हैं। तो ठीक है, हम आ गए हैं, ये कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम आप देख सकते हैं गोदवारी पावर एंड इस्पात लिमिटेड करके 291 रुपये करंट मार्केट प्राइस चल रहा है कंपनी का। और अगर हम जाकर के देखें मार्केट कैप कितना है कंपनी का, तो मैंने बताया था 19,000 करोड़ का, जी हाँ वही है। तो जिस हिसाब से कंपनी कैपेक्स कर रही है, मेरे को नहीं लग रहा कि ये कंपनी यहीं रुकेगी, ये बहुत आगे जा सकती है बशर्ते कि ये पूरा का पूरा इनका काम हो जाए। तो चलिए हम सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं कि इनके पास कुछ पैसा वैसा है या नहीं है। बैलेंस शीट, जी हाँ हम आ गए बैलेंस शीट पर। तो अगर हम देखते हैं भाई कंपनी के पास ना, अगर आप चेक करेंगे कंपनी के पास ऑलरेडी देखो यहाँ पर रिजर्व है, और कंपनी पिछले 10 साल से अपने पास में बाकायदा रिजर्व में पैसे रखे हुए और तकरीबन इस वक्त 7,500 करोड़ रुपए कंपनी के पास रिजर्व में हैं। और कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो सिर्फ 400 करोड़ का है। इसका मतलब ये जो नया कैपेक्स करेगी उसमें कर्ज होगा, और उसके उतारने के लिए अगर 7,000 करोड़ खर्च कर रही है तो तकरीबन 5700 करोड़ रुपये के रिजर्व कंपनी के पास है। तो बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर मेरे ख्याल से बर्डन नहीं पड़ेगा इस कर्ज का, ठीक है ना, बज़ाहिर देखने में तो हमें यही लग रहा है। तो एक बार हम कंपनी की सेल देख लेते हैं, हाँ जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि साहब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में उसका असर दिखना शुरू हो जाना चाहिए। तो क्या वो दिखना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहले हम कंपनी की सालाना सेल देख लेते हैं, सालाना सेल कितनी है कंपनी की। सालाना सेल ठीक है, मतलब 2300 करोड़ से शुरू हुई थी 2015 में अगर हम देखें देंगे, और इस वक्त तकरीबन 5300 करोड़ की कंपनी की सेल है। तो सेल तो ठीक ठाक है, लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि अगर आप पिछले 2022 से लेकर 2026 तक यानी पिछले 5 साल का अगर डेटा देखोगे तो एक ही रेंज में कंपनी का बिजनेस चल रहा है। शायद इसी वजह से कंपनी का प्राइस भी नहीं बढ़ रहा। तो अगर कंपनी कैपेक्स करती है तो उम्मीद है कि कंपनी की जो सेल है ना वो आने वाले टाइम में बढ़नी शुरू हो जाएगी, और बढ़नी शुरू होगी तो फिर मेरे को लगता है कि ये कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वार्टरली सेल में कि क्या इस क्वार्टर में कुछ बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो कल ही कंपनी के रिजल्ट आए थे, तो एक बार वो देख लेते हैं। तो देखो ये पिछले साल का मार्च क्वार्टर है और ये पिछला क्वार्टर है। तो पिछले क्वार्टर में 1140 करोड़ थे और पिछले क्वार्टर में 1470 करोड़ और इस क्वार्टर में 1610 करोड़। इसका मतलब ये है सेल तो किसी दर्जे में ज़रूर बढ़ी है। अगर हम चेक कर रहे हैं तो सेल तो यानी 1470 करोड़ से हमें सालाना देखना चाहिए। तो 1470 करोड़ से कंपनी की 1600 करोड़ हो गई, तो सेल तो बढ़ी है। इसके साथ साथ में हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि अगर ये काम हो जाते हैं तो कंपनी चूँकि हाई मार्जिन वाले प्रोजेक्ट भी बनाने शुरू कर रही है, तो कंपनी के जो कॉस्ट है ना वो जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। तो अगर हम उसको देखते तो 22% का कंपनी के पास पहले मार्जिन था और अब इस वक्त 27% का हो गया। तो इसका मतलब ये कि मार्जिन बढ़ रहा है, ठीक है ना। यानी अगर सेल के साथ में अगर मार्जिन भी बढ़ जाए तो ये क्या होता है, ये कहते हैं कि ये डबल ट्रिगर होता है। ये क्या होता है, डबल ट्रिगर होता है और कंपनी उसके ऊपर काम बाकायदा तौर पर कर रही है। तो मेरे को ये लग रहा है देख करके, अगर मैं ये तमाम चीज़ें देख रहा हूँ तो मेरे को ये लग रहा है कंपनी एक्सपांशन कर रही है, ठीक कर रही है। रिस्क तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। खासतौर से रिस्क इसका भी है कि कंपनी कुछ नए बिजनेस के अंदर आ रही है। जैसे कंपनी ने 20 का बिजनेस शुरू किया है, जिस कंपनी जो मतलब असलन इनसे मैच खाता ही नहीं है ना 20 का, ये तो सोलर वालों का बिजनेस है। उसके बावजूद कंपनी इसमें आई है, तो ऐसे बिजनेस के अंदर रिस्क रहता है, ठीक है ना। जो दीगर बिजनेस है इनके वो मतलब ठीक है, वो तो इनसे रिलेटेड है। तो इतना कुछ देख लिया है, तो चलिए एक बार ये भी देख लेते कि शेयर होल्डर कितने कंपनी के पास में। तो मैं अगर देख रहा हूँ तो कंपनी के पास ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तकरीबन 63% और यहाँ पर 5% 6% के आसपास FIs है और 2-2.5% के आसपास DIs भी है। अगर हम चेक करते हैं तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कुछ थोड़ी सी अपनी
अपने शेयर सेल किए हैं, तो वैसे ही थोड़े से एफआईज और ओडीआईज ने बढ़ा भी दिए हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर अगर चेक करें हम नीचे जा करके, हाँ तो मेरे को वो भी दिख रहा है कि कल नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ से 1.5 लाख थे, तो कुछ ना कुछ तो घटे हैं, थोड़े बहुत घटे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट हाँ घटे हैं, ये है। तो ये चीज़ें थी जो मतलब मेरे नज़र में थी और ये कंपनी में बहुत दिनों से मेरे रडार पर था। तो देखते हैं, हम ट्रैक करते हैं इस कंपनी को, कंपनी ने कैपेक्स किया है तो आने वाले चंद साल कैसे रहते हैं इस कंपनी के, या कम से कम आने वाले कुछ क्वार्टर तो देख ही लेते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ, मैंने एक चीज़ जिक्र की थी कि कंपनी का हम एक ऑफिशियली वो भी देखेंगे स्टेटमेंट कि कंपनी क्या कह रही है, तो चलिए वो ऑफिशियली स्टेटमेंट भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये रहा, ये कंपनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अगर आप चेक करें तो ये देख लीजिए, गोदवारी पावर एंड इस्पात, है ना। और कंपनी ने यहाँ पर पूरा का पूरा बताया था एक्साइटिंग कैपेसिटी यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, हर एक कैपेसिटी का यहाँ पर तज़किरा किया था। और ये पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है वो 3 साल एंड 6 महीने यानी 3.5 साल लगेंगे सारे के सारे प्रोजेक्ट पूरे होने में, जिस तरीके के लेकर के चल रहे हैं। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो कितना है भाई, 7,000 करोड़ का है ना। आपको कितना बताया था, 7,000 करोड़ का। तो 7,000 करोड़ का कैपेक्स ये कंपनी करने जा रही है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा था जो मैंने देखा है। तो ठीक है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर मैं आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों अहबाब में इसको शेयर भी कर सकते हैं। और आप कोई चीज़ पूछना चाहिए किसी कंपनी के ऊपर, अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मेरे कमेंट में नाम लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस कंपनी के ऊपर आपकी वीडियो बन करके तैयार हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।